I'm Shivani Solanki and I welcome you all to the Law Wala channel where today we are going to in foundation batch deal with the application of CRPC। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि CRPC की एग्जैक्टली हिस्ट्री क्या थी और कैसे हमें CRPC पढ़ने हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बोल दिया था कि डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज द रेंज। अगर रेंज अच्छे से रिवाइज होगी तो आपका 20 to 25% काम इजी हो जाएगा बिकॉज दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि सीआरपीसी में एग्जैक्टली कौन सी चीजें हैं और कहाँ दे रखी है। उसके बाद हम उसमें इन डेप्थ और जाएंगे तो आपको सेक्शंस अच्छे से याद हो पाएंगे। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? अब देखो, जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी की, जब हमने ये पढ़ लिया कि सीआरपीसी को पढ़ना कैसे, तो लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड कि सीआरपीसी एग्जैक्टली अप्लाई कहाँ करता है। नो डाउट इट इज अ मेजर लॉ। इट इज जस्ट लाइक योर इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड जहां एक सब्सटैंटिव लॉ है, वहीं पर आपका सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ हो जाता है। तो जब मैं एप्लीकेशन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो हमें इसकी एप्लीकेशन दो तरीके से देखनी है। एक तो इसकी टेरिटोरियल एप्लीकेशन, दूसरी इसकी लीगल एप्लीकेशन देखनी है। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहां पे सीआरपीसी अप्लाई करता है, बट कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहां पे सीआरपीसी अप्लाई नहीं करता है। जैसे कि हमारे पास आता है स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ। जब ये लीगल प्रोविजंस ऑलरेडी हैं तो वहां पर सीआरपीसी के अप्लाई होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल पॉक्सो। पॉक्सो इज अ क्रिमिनल माइनर लॉ, क्रिमिनल स्पेशल माइनर लॉ, जिसने खुद की प्रोसीजर दे रखी है, जिसने खुद के कोर्ट्स दे रखे हैं, जिसने खुद के अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स दे रखे हैं, जिन्होंने खुद की रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, सबके बारे में अच्छे से वहां अगर प्रोसीजर दे रखी है तो सीआरपीसी को अप्लाई तब तक होने की जरूरत नहीं है जब तक कि पॉक्सो खुद बोल दे कि फॉर दिस पर्पस सीआरपीसी इज गोइंग टू अप्लाई। तो दो तरीके से हमको इसकी एप्लीकेशन देखनी है। एक, कौन से इंडिया के एरिया में सीआरपीसी अप्लाई होता है और कहां पर अप्लाई नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट देखना है कि लीगल पर्सपेक्टिव से ये कौन से एक्ट्स पर अप्लाई होता है या कौन से एक्ट्स के ऑलरेडी होने के वजह से उन पर्टिकुलर चैप्टर्स पे या उन पर्टिकुलर मुद्दों पे या उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे आज पूरा एप्लीकेशन डील करेंगे एंड नेक्स्ट सेगमेंट वी आर गोइंग टू डील विद द डेफिनेशन। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो वी विल बी डीलिंग सेक्शन नंबर 1 के अंडर एप्लीकेशन एंड सेक्शन नंबर 1 में ही नॉन एप्लीकेशन दे रखा है। उसके बाद हम चलेंगे सेक्शन नंबर 3 पे जो कंस्ट्रक्शन की बात करता है। देन सेक्शन नंबर 4 जो सीआरपीसी की हदों की बात करता है कि कहां तक ये एक्सटेंड होने वाला है। दिस डज नॉट डील विद टेरिटोरियल एप्लीकेशन। ये वो दो पॉइंट्स है, सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5 आर द टू पॉइंट्स जहां पे टेरिटोरियल एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही है। ये बात करता है आपके लीगल एप्लीकेशन की, दैट इज वेदर सीआरपीसी इज गोइंग टू अप्लाई ऑन स्पेशल लॉज, ऑन लोकल लॉज, और अगर आईपीसी पर अप्लाई होता है तो कहां तक अप्लाई करना है, कौन से सीआरपीसी के प्रोविजंस आईपीसी पे अप्लाई होंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो पहले देखेंगे सेक्शन नंबर 1। अब सेक्शन नंबर 1 में एप्लीकेशन, जब भी आप कोई एक्ट पढ़ेंगे, अगर आपको एक ही सेक्शन में एप्लीकेशन नॉन एप्लीकेशन दोनों दे रखा है तो आपको इस तरीके से चार्ट बनाना चाहिए जहां पे एप्लीकेशन को आप अलग लिखेंगे और नॉन एप्लीकेशन को उसी के सामने एक स्पेस छोड़ के टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू डिस्टिंग, राइट, टू मेक डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन की बात करें तो सीआरपीसी अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। पहले क्या था? होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। सो द वर्ड जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन removed from Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 which came into effect on 31st October 2019। इस डेट को जरूर एक बार कंफर्म कर लेंगे सारे स्टूडेंट्स और ये डेट आप अपने बैरेक्स में मेंशन कर देंगे। ओके, सेकंड पॉइंट आता है नॉन एप्लीकेशन। तो मतलब सीआरपीसी कहां अप्लाई होता है ये पढ़ लिया, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए सीआरपीसी कहां अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन नंबर 1 सेज कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करें या टेरिटोरियल एप्लीकेशन की बात करें तो सीआरपीसी स्टेट ऑफ नागालैंड पे अप्लाई नहीं होगा और कुछ ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होगा। कहां अप्लाई नहीं होगा? नागालैंड पे अप्लाई नहीं होगा। स्टेट ऑफ नागालैंड एज वेल एज ट्राइबल एरियाज पे सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता है एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। सो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11, अब इनके कहने का मतलब क्या है? इनके कहने का मतलब ये है दैट सीआरपीसी सब जगह अप्लाई तो होगा लेकिन नागालैंड और उनके ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई है वो ये बोला है कि नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में क्या अप्लाई होगा? चैप्टर नंबर 8
10 and 11 of CRPC will apply. मतलब चैप्टर नंबर 8 CRPC का किससे डील करता है? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर. चैप्टर नंबर 10 किससे डील करता है? मेंटेनेंस ऑफ योर पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी. चैप्टर नंबर 11 किससे डील करता है? प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस. तो ये तीनों चैप्टर स्टेट ऑफ नागालैंड एज वेल एज ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई करेगा. इनके अलावा जितने भी हमारे 34 चैप्टर्स हैं, राइट, 3 माइनस कर दोगे 37 में से, वी गेट 34. बाकी के 34 चैप्टर्स स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होते हैं. सो अगर एग्जाम में सवाल आ जाए दैट व्हाट ऑल थिंग्स अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, तो होल ऑफ इंडिया में पूरे इंडिया पे ये चैप्टर तो अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पर भी अप्लाई होते हैं. इन तीनों चैप्टर्स के अलावा ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो नागालैंड या फिर ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई करता हो. सो दिस इज रिगार्डिंग एप्लीकेशन एंड नॉन एप्लीकेशन. मूविंग ऑन टू फर्दर सेक्शन. अब सेक्शन नंबर 2 कहाँ गया? सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन से डील करता है, जिसे हम नेक्स्ट सेगमेंट में डील करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 4 में डील करेंगे. सेक्शन नंबर 3 की बात करूं तो कुछ इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन की बात करता है कि आप कोई वर्ड यूज कर रखा है तो आप उसको कैसे कॉन्स्ट्रू करोगे या कैसे इंटरप्रेट करोगे. उसको हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 के बाद, बिकॉज अभी हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन एंड नॉन एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी. सेक्शन नंबर 4 ये कहता है कि मैम जब आपने सेक्शन नंबर 1 में ये पढ़ लिया कि सीआरपीसी कहाँ अप्लाई होगा और कहाँ नहीं अप्लाई होगा, सेक्शन नंबर 4 स्टेट्स दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सटेंट ऑफ सीआरपीसी. अगर सीआरपीसी अप्लाई होगा तो जब हो रहा है तो कौन सी हद तक अप्लाई होगा, व्हाट विल बी द लिमिट्स to which the CRPC is going to apply. There are 2 points that are given under section number 4, which says if you talk about any offense which has been committed under IPC. अगर आईपीसी में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, देन इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए, इंक्वायरी के पर्पस के लिए एंड ट्रायल के पर्पस के लिए सीआरपीसी अप्लाई होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आईपीसी में किसी ने मर्डर किया है तो मर्डर की इन्वेस्टिगेशन, मर्डर की इंक्वायरी और मर्डर की ट्रायल सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होने वाली है. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो सेक्शन नंबर 4 में बाइफिकेशन कर रखा है ऑफेंसेस अंडर आईपीसी एंड ऑफेंसेस अदर देन आईपीसी, दैट इज अदर लॉज. तो आईपीसी के अंडर ऑफेंस हुआ है तो उसकी इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, तीनों स्टेजेस. इन लास्ट सेगमेंट ओनली वी हैव स्टडीड द 3 स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग. 3 स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उसमें हमने पढ़ा था इंक्वायरी, सॉरी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल. और अभी हम क्या शुरू कर रहे हैं? जनरल प्रोविजन शुरू कर रहे हैं which need not be a part of these 3 stages of a criminal proceeding. So IPC में ऑफेंस कमिट हुआ है तो सीआरपीसी के अंदर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल होगा. बट व्हाट इफ द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अंडर एनी अदर लॉ? मान लीजिए कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है अंडर पॉक्सो, तो उस केस में क्या? उस केस में भी क्या, उस केस में भी क्या फिर हमें सीआरपीसी ही अप्लाई करने की जरूरत है? The answer is no, because the part 2 of section number 4 says that any offense has been committed under any other law, जो कि आईपीसी नहीं है. कोई भी क्रिमिनल लॉ हो सकता है, माइनर क्रिमिनल लॉ हो सकता है, मेजर क्रिमिनल लॉ हो सकता है, डीवी एक्ट हो सकता है, एनडीपीएस हो सकता है ना, कोई भी ऐसा एक्ट. तो उस एक्ट के अंदर अगर ऑफेंस कमिट हुआ तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल सीआरपीसी के अकॉर्डिंग तो होगी, बट इट विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस गिवन अंडर दैट इनैक्टमेंट. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉक्सो में आपको कोई प्रोसीजर दे रखी है ट्रायल करने की, कन्फेशन लेने की, स्टेटमेंट लेने की, मेडिकल एग्जामिनेशन करने की, स्पेशल कोर्ट्स बता रखे हैं, स्पेशल पीपी बता रखा है, तो सबसे पहले पॉक्सो अप्लाई होगा. लेकिन जहां पर कुछ प्रोविजंस को लेके पॉक्सो साइलेंट है या उन्होंने कोई चीजें मेंशन नहीं कर रखी है और एक्सप्रेसली ये बोला है दैट फॉर द पर्पस ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स सीआरपीसी अप्लाई होगा, देन उस केस में सीआरपीसी अप्लाई होगा. अगर पॉक्सो उठा के देखेंगे, वी विल सी कि वहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन का तरीका अलग से मेंशन कर रखा है, पुलिस के लिए स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग का मैनर उन्होंने दे रखा है, कन्फेशन रिकॉर्डिंग का मैनर मजिस्ट्रेट के लिए दे रखा है, अक्यूज्ड विल नॉट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द ट्रायल, आपको 24 आवर्स में मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि विक्टिम और अक्यूज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है स्पेसिफिकली पॉक्सो में.
तो पॉक्सो के अंडर अगर ऑफेंस हो रहा है एंड पॉक्सो में उसकी प्रोसीजर दे रखी है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू दैट एनैक्टमेंट, मतलब पॉक्सो की स्पेशल प्रोसीजर हम अपनाएंगे। लेकिन अगर पॉक्सो ने बोल दिया कि इन चीजों के लिए आप सीआरपीसी रेफर कीजिए तो हम सीआरपीसी भी रेफर करेंगे। एंड देयर आर मेनी माइनर लॉज, मेनी माइनर क्रिमिनल लॉज जो कि अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, नॉन एग्जॉस्टिव है। एंड टू अंडरस्टैंड दोज लॉज या टू make any proceeding or conduct any trial under those special minor laws, CRPC apply होता है, ठीक है? Because CRPC is a central law, it is a general rule and you can say a major law जो कि जिसके अंडर बाकी आपके criminal minor law आते हैं. So this is how you have to study section number 4. Offense under IPC, it will be investigated, inquired and tried according to CRPC. Offense under any other law will be investigated, inquired and tried अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी बट सब्जेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर इनैक्टमेंट। इनैक्टमेंट मतलब वो पर्टिकुलर एक्ट हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, पॉक्सो हो सकता है, डीवी हो सकता है, पॉश हो सकता है, फॉर दैट पर्पस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो सकता है। ओके, मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 5, जिसने बोला सेविंग्स। सेविंग का मतलब क्या है ये समझो। सेविंग का मतलब इट सेव्स सम थिंग्स, इट सेव्स सम थिंग्स फ्रॉम गेटिंग इफेक्टेड, फ्रॉम गेटिंग इफेक्टेड। तो सेक्शन नंबर 5 ऑफ सीआरपीसी में क्या सेव किया इन्होंने, 4 चीजों को सेव किया है जिस पर कि सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा या इफेक्ट नहीं करेगा। सो कहना इसे कि सेक्शन नंबर 1 के साथ हमें सेक्शन नंबर 5 पढ़ना चाहिए, बिकॉज सेक्शन नंबर 1 जहां एप्लीकेशन नॉन एप्लीकेशन दोनों की बात करता है, सेक्शन नंबर 5 भी तो कुछ चीजों को सेव कर रहा है और बोल रहा है यहां पर सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगी, यहां पर सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगी। सो इन शॉर्ट अगर हम देखें, सेक्शन नंबर 5 डील्स विद नॉन एप्लीकेशन, नॉन एप्लीकेशन और नो इफेक्ट ऑफ सीआरपीसी इन सर्टन मैटर्स। वो कितने मैटर्स हैं, वो 4 मैटर्स हैं। जहां पहला है, इन्होंने बोला दैट सीआरपीसी का कोई भी इफेक्ट स्पेशल लॉ पे नहीं होगा। नाउ व्हाट इज स्पेशल लॉ? स्पेशल लॉ हैज बीन डिफाइंड अंडर योर आईपीसी सेक्शन नंबर 41 एंड लोकल लॉ पे सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा। लोकल लॉ इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 42 ऑफ आईपीसी। ऐसे ही चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना है, तब चीजें हम अच्छे से याद रख पाएंगे। स्पेशल लॉ क्या होता है? एनी लॉ विच इज एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर ओनली। एंड व्हाट इज अ लोकल लॉ? लोकल लॉ वो लॉ होता है जो कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है ना? स्पेशल लॉ मीन्स व्हाट? जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। एंड लोकल लॉ मीन्स व्हाट? जो कि इंडिया के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे अप्लाई होता हो, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। स्पेशल लॉ का एग्जांपल अगर हम ले तो पॉक्सो हो सकता है, डीवी हो सकता है, एनडीपीएस हो सकता है जो कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस से डील करता है, आपका करप्शन एक्ट हो सकता है। लोकल लॉ की बात करते हैं तो राजस्थान रेंट कंट्रोल हो सकता है, आपका यूपी के लोकल लॉज हो सकते हैं, यूपी के रेंट कंट्रोल एक्ट, मध्य प्रदेश के रेंट कंट्रोल एक्ट, छत्तीसगढ़ के रेंट कंट्रोल्स एक्ट। तो जितने भी लोकल लॉज या रेंट कंट्रोल्स एक्ट होते हैं वो लोकल लॉ होते हैं, बिकॉज दे अप्लाई ओनली टू दैट पर्टिकुलर एरिया या स्टेट पर ही अप्लाई होते हैं। लेकिन स्पेशल लॉ स्पेशल इन नेचर होते हैं लेकिन अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। पॉश की बात करोगे, पॉक्सो की बात करोगे, डीवी, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से ही रिलेटेड। जैसे पॉक्सो किससे डील करता है? चिल्ड्रन के अगेंस्ट अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वो है। डोमेस्टिक वायलेंस, विमेन के अगेंस्ट हो रहे वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए वो पर्टिकुलर एक्ट को इनैक्ट किया गया है। सो रिमेंबर दीज थिंग्स दैट स्पेशल लॉ मीन्स विच अप्लाइज टू अ particular subject matter, and local law defined under section 42 which says of IPC, which says that it applies to a particular part of any India, not any India, any particular part of India. क्लियर है? तो सेक्शन नंबर 5 ने 4 चीजों को सेव किया है। पहला हो गया स्पेशल लॉ, सेकंड हो गया लोकल लॉ और थर्ड हो गया है एनी स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन और पावर कॉन्फर्ड बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग एनफोर्स्ड। ये ठीक वैसी ही बात कर रहा है जैसे कि सेक्शन नंबर 4 ने बात कही थी। कैसे समझो? इन्होंने बोला अगर कोई भी स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन दे रखा है या स्पेशल पावर दे रखा है किसी अदर लॉ में, देन इन दैट केस वहां सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल लेंगे हम। ओके, इसका एग्जांपल हमारे पास ये रह सकता है, आई विल रीड सर्टेन थिंग्स ओके व्हिच आर नॉट एसेंशियल एंड व्हिच आई थिंक यू हैव नोटिस्ड। ओके, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉक्सो की बात करूं, ठीक है, मैं सबसे ज्यादा एग्जांपल पॉक्सो का ही देती हूँ क्योंकि वो एक ऐसा
एक्ट है जहां पे जिसका सबसे ज्यादा इंडिया में आप एप्लीकेशन देखेंगे, बिकॉज वी आर सीइंग दैट रेप केसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, एज वेल एज इस ये वो एक्ट है जिसमें लगभग सारे प्रोविजंस मुझे मिल जाएंगे जो कि मुझे आपको समझाने में इजी रहेगा। ओके, सो अगर पॉक्सो की बात करें, यू विल सी दैट देयर स्पेशल कोड्स एंड स्पेशल पीपी हैज बीन मेंशन। स्पेशल कोड होता है वहां पे, स्पेशल पीपी होता है। अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 24 ये कहता है कि अगर कोई स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाना है आपको, तो उसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन पॉक्सो कहता है अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाना है तो उसको एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ 7 ईयर्स का चलेगा, सिर्फ और सिर्फ 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए चलेगा। ऐसा कोई एडवोकेट है तो हम उसे स्पेशल पीपी बना सकते हैं। सो आप देखो, पॉक्सो एक्ट के अंदर कुछ स्पेशल पावर कॉन्फर किया, इसी स्पेशल कोर्ट को पॉक्सो के अंडर कुछ स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन दे दिया जाता है। तो अगर कोई स्पेशल लॉ, कोई स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन दे रहा है, कोई स्पेशल पावर दे रहा है, तो इसके ऊपर सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इस पे सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा, तभी तो वो एक्ट अपने आप में अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएगा। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो सीआरपीसी का कॉन्ट्ररी हो जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा सीआरपीसी। तो सेक्शन नंबर 5 ये कहना चाहता है कि इन चारों चीजों को सीआरपीसी ओवरराइड नहीं करेगा। पहला तो स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, और दूसरा कोई भी स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन या पावर जो कि किसी अदर लॉ ने कॉन्फर किया है, या फिर स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर अगर किसी अदर लॉ ने आपको प्रोवाइड करके दिया है जो कि आज एनफोर्समेंट में है। पॉक्सो ने या डीवी ने, डीवी में हमें पता है कैसे एप्लीकेशन दी जाती है, कैसे आप जो रेमेडीज हैं या रिलीफ हैं वो ले सकते हैं। तो अगर इन एक्ट्स में आपको स्पेशल प्रोसीजर दे दिया है पूरी प्रोसीडिंग कंडक्ट करने का, तो वहां सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन उसमें से अगर कोई सेक्शन ने बोला कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग सीआरपीसी का ये प्रोविजन अप्लाई होगा, तो अप्लाई हो सकता है। सेक्शन नंबर 5 फिर वहां रिमूव हो जाएगा और वहां पे सीआरपीसी इफेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन सीआरपीसी में कुछ भी लिखा है, इट इज नॉट गोइंग टू ओवरराइड द स्पेशल लॉज, लोकल लॉज और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स जिसमें कि स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन, स्पेशल पावर या स्पेशल प्रोसीजर दे रखी है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, सीआरपीसी कहां अप्लाई होता है और कहां सीआरपीसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सीधा सीधा प्रिलिमिनरी में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मेंस में अगर आंसर आपको लिखने को दिया जाए, सो व्हाट आर यू फर्स्ट गोइंग टू राइट? सेक्शन नंबर 1 का एप्लीकेशन, नॉन एप्लीकेशन। सेक्शन नंबर 4 लिखेंगे जहां पे आपको सेक्शन सीआरपीसी का आईपीसी पर एक्सटेंशन बताना है, एंड सेक्शन नंबर 5 मेंशन करेंगे जो कि सेविंग बताता है कि कहां सीआरपीसी का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। क्लियर है ये चीज? सो दैट वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन एंड नॉन एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी। अब चलेंगे हम सेक्शन नंबर 3 की तरफ, जो देखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट दिखता है क्योंकि लंबा चौड़ा उस पूरे सेक्शन को आपको बता रखा है, लेकिन उसको बहुत शॉर्ट करके समझना है। पहले ये समझेंगे कि एग्जैक्टली सेक्शन नंबर 3 कहता क्या है। And I will request all the students that whenever you are taking the lectures or watching these lectures, make sure that you have Berect with you. As I will also be having the Berect, I will be reading certain lines from the Berect. बाकी मैं Berect आपके लिए notes format में या फिर tabular format में simplify करके लेके आऊंगी। लेकिन जहां मुझे लगता है कि मुझे Berect reading जरूरी है, तो मैं आपके साथ साथ Berect को read करूंगी, so that you also develop a habit and the smart way or technique of studying the Berect. Clear है ये चीज? अब सुनो, it says section number 3 construction of reference subsection 1 in this code, clause A बोला है any reference without any qualifying word to a magistrate shall be construed as following. कहने का मतलब है कि अगर कहीं पर वर्ड मैजिस्ट्रेट यूज हुआ है लेकिन कोई क्वालिफाइंग वर्ड आगे बताया नहीं कि एग्जैक्टली किसको अप्लाई होने वाला है, देन इन दिस केस आप सेक्शन नंबर 3 को फॉलो कर सकते हैं, जिसको आप जनरल रूल मान सकते हैं, जिसको आप जनरल रूल मान सकते हैं। एंड देन आपको सेक्शन नंबर 3 में ये देखना है कि अगर वर्ड मैजिस्ट्रेट यूज हुआ है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए वो होता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एंड अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए वो क्या होता है? वो होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। क्लियर है? इज इट क्लियर? it is judicial magistrate. Okay, it is JM. Is it clear to everybody? देखो,
अब अच्छे से मैं आपको ये पूरा सेक्शन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसका मतलब बता दूं कि सेक्शन नंबर 3 में कौन कौन से वर्ड्स को अगर रेफर किया गया तो उसका इंटरप्रिटेशन हमें कैसे निकालना है। अगर मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास वर्ड कहीं पर यूज हुआ तो मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए वो होगा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एंड अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अगर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास वर्ड यूज हुआ है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में उसे माना जाएगा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एंड अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए उसे माना जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अगर वर्ड यूज हुआ है सीजेएम और मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए वर्ड सीजेएम यूज हुआ है तो आप उसे सीजेएम नहीं समझेंगे, आप उसे सीएमएम समझेंगे, दैट इज चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट समझेंगे। एंड अगर इस सीजेएम वर्ड को अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया प्रोनाउंस किया गया है या फिर यूज किया गया है तो आप उसको सीजीएम समझेंगे, दैट इज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट समझेंगे। अगर आपको वर्ड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यूज करके दिया गया है मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं, वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा, और अदर एरियाज के लिए इस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही समझा जाएगा। अगर प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट की बात करें मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए तो उसे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ही माना जाएगा, एंड प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट कभी अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया में होता ही नहीं है, इसलिए वहां पे आप उसको कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट भी आपके अदर एरियाज में नहीं होता है, दिस इज द रीजन कि वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। लेकिन चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट यूज हुआ है मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए तो आप उसे ऐसा समझेंगे कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को वहां रेफर किया जा रहा है। एक चीज अच्छे से समझो, दो एरियाज होते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, फिर होता है कोर्ट ऑफ सेशन, और कोर्ट ऑफ सेशन के साथ ही होता है एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, उसके नीचे होता है असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन, असिस्टेंट सेशन जज। फिर आपका एरिया दो में डिवाइड हो जाता है, एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, दूसरा होता है अदर एरियाज, दैट इज विच आर नॉट मेट्रोपॉलिटन एरियाज। मेट्रोपॉलिटन एरियाज में सबसे पहले होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, ओके। सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन एरिया में आते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, उसके बाद आते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अदर एरियाज में सबसे पहले आते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, फिर आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स फर्स्ट क्लास, देन आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स सेकंड क्लास। मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो भी मैजिस्ट्रेट्स होते हैं हम उन्हें मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स कहते हैं, और अदर एरियाज में जितने भी मैजिस्ट्रेट्स होते हैं हम उन्हें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कहते हैं। ये सारा हायरार्की हम पढ़ेंगे हमारे शायद फिफ्थ या सिक्स्थ लेक्चर में, जहां पे हम हायरार्कीज ऑफ कोर्ट्स एज वेल एज इनकी पावर समझेंगे कि किसको कितना पावर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को हम समझने वाले हैं। सो अंडरस्टूड द पॉइंट। चलो अब इस चार्ट से इस टेबल को मैच करते। देखो, अगर मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ मेट्रोपॉलिटन एरिया में तो क्या माना जाएगा, उसको मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट माना जाएगा। अगर अदर एरियाज हो गया तो फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट माना जाएगा। अगर सेकंड क्लास के लिए वर्ड यूज हुआ है मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास तो यहां पर ध्यान रखना मेट्रोपॉलिटन एरिया में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है और उसके ऊपर चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है। तो अगर सेकंड क्लास यूज किया गया मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए तो हम उसको मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ही मानेंगे, लेकिन अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया हुआ है तो हम उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मानेंगे। अगर वर्ड यूज हुआ है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए यूज हुआ है तो हम उसको बोलेंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। एंड अदर एरियाज के लिए यूज हुआ है तो हम उसको बोलेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अगर वर्ड सीजीएम यूज हुआ है मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए तो हमें पता है कि कभी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में सीजीएम नहीं होता है, सीएमएम होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। एंड सीजीएम वर्ड अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरियाज यूज हुआ है तो हम उसको सीजीएम ही रहने देंगे। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर वर्ड यूज हुआ है मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए तो आप उसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स नहीं बोलेंगे, आप उसे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए यूज हो रहा है ना, तो हम उसे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ही मानेंगे। और सीएमएम को हमेशा फर्स्ट क्लास के बराबर मेट्रोपॉलिटन एरिया में माना जाता है,
एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सेकंड क्लास के बराबर मेट्रोपॉलिटन एरिया में माना जाता है। क्लियर है ये चीज? हालांकि सेक्शन नंबर 28 29 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और कंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जहां पे पावर्स आपके मेट्रोपॉलिटन एरियाज के एक्सप्रेसली मेंशन करके नहीं दिए, बस उन्होंने ये बोल दिया है कि आप इस पर्पस के लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स का पावर जो है वो इनको दे सकते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? तो ये तो हुआ हमारा सेक्शन नंबर 3 का सब सेक्शन 1। उसके साथ साथ हमने सब सेक्शन 2 भी इसी में कवर कर लिया है। देखो 2 क्या बोलता है, इन दिस कोड अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एनी रेफरेंस टू द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट in relation to a metropolitan area be construed as court of metropolitan magistrate for that area. So this is the point जो कि आपका सबसेक्शन 2 कहना चाहता है। सबसेक्शन 3 में देखो 4 पॉइंट्स दिए हैं। अनलेस अदरवाइज requires any reference in any enactment passed before the commencement of this act for code first बोला है, अगर रेफरेंस किया जा रहा है टू द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास तो इसको क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। देखो सबसेक्शन 3 क्या कहता है, आई विल इरेज दिस पॉइंट, ओके, अच्छे से देखेंगे सारे स्टूडेंट्स। सबसेक्शन 3 ये कहता है, सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर रेफरेंस किया गया है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये रहा पॉइंट, तो हम उसको क्या मानेंगे? हम उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मानेंगे। अगर रेफरेंस किया गया है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास तो हम उसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मानेंगे। पॉइंट बी सेज दैट, पॉइंट बी सेज इफ रेफरेंस हैज बीन मेड टू अ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, कौन सा है? मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास को अगर रेफर किया गया है, इट शैल बी कंस्टिट्यूट टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। थर्ड सेज दैट अगर प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट और चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट को रेफर किया गया है, इट शैल बी कंस्टिट्यूट एज मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। या तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट माना जाएगा प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट के लिए, या फिर चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट को हम क्या मानेंगे? चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट मानेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड डी पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कहता है टू एनी एरिया विच इज इंक्लूडेड इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया, कोई भी ऐसा एरिया है, कोई भी ऐसा एरिया है, ये एरिया है जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में इंक्लूडेड है, as a reference to such metropolitan area, any reference to magistrate of first class or second class, अगर इस एरिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के मैजिस्ट्रेट को रेफर किया है, इट शैल बी कंस्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। सिंपल सी चीज है, इस एरिया के लिए अगर कहीं पर वर्ड यूज हो गया मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, आपको सोचना ही नहीं है, आपको सीधा सीधा यही समझना है कि उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को रेफर किया है। उन्होंने किसको रेफर किया है? उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को रेफर किया है। दिस इज योर सब सेक्शन 3। अब रहता है सब सेक्शन 4, जो कि बेसिकली आपके कंस्ट्रक्शन की बात ना करके आपको ये बताता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स एज वेल एज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स में क्या फर्क है। ऑलवेज रिमेंबर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स पनिशमेंट्स नहीं दे सकते, इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकते। रिमेंबर दिस थिंग, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स आप सब लोग बनेंगे जो कि जुडिशरी का हिस्सा होते हैं। हाई कोर्ट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट्स हो गए, जेएमएफसी हो गया, जेएमएससी हो गया, सीजेएम हो गया, सीएमएम हो गया, कोर्ट ऑफ सेशन हो गया, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, असिस्टेंट कोर्ट्स ऑफ सेशन, वो सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स में आते हैं, है ना। हालांकि कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ये सब कौन हो जाते हैं? जजेस होते हैं, मैजिस्ट्रेट्स नहीं होते। जज और मैजिस्ट्रेट में भी फर्क है, दोनों का अलग अलग जगह डेफिनेशन दे रखा है। जज हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 19 ऑफ आईपीसी। मैजिस्ट्रेट की बात करें तो 3 सबसेक्शन आई थिंक 26 और 23 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफाइंड है, जो कि हम अगले सेशन में डिफरेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम समझेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में क्या फर्क है। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हमको पता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एसडीएम हो सकते हैं, तहसीलदार हो सकते हैं, तो ये सब किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स में आते हैं, जो कि किसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि आपका सीआरपीसी ने इन दोनों का डिफरेंशिएशन बताया नहीं है आपको। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स मतलब इनकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नमेंट इनकी नियुक्ति करता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स मींस इनकी हाई कोर्ट से नियुक्ति होती है, या फिर जैसे
जब आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी बनेंगे तो आपका अपॉइंटमेंट करेंगे तो गवर्नर, बट यू विल, बट फॉर दैट पर्पस ही इज गोइंग टू कंसल्ट द हाई कोर्ट, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट्स में कभी भी गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है और गवर्नमेंट ही उनको अपॉइंट करती है। लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को भी हमने कुछ पावर दी ना, कई बार देखते हैं डीएम साहब आ गए, एसडीएम साहब आ गए, तहसीलदार साहब है, व्हाट आर दे ऑल? दे ऑल आर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, ओके। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन हो गए? सीजेएम हो गए, जेएमएफसी हो गए, जेएमएससी हो गए, आपके सीएमएम हो गए, एमएम हो गए, वो सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स में आते हैं। तो ये तो डिफरेंस हुआ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। अगले सेशन में हम जज और मजिस्ट्रेट का डिफरेंस समझेंगे। तो पहले हमें ये समझना है कि इन दोनों का डिफरेंस अगर आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन 4 क्लॉज ए बताता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होगा, और क्लॉज बी बताता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होगा। क्लियर है पॉइंट? अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग आपको सीआरपीसी में नहीं दे रखा है, बट मोटे रूप से आप ये कह सकते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनरली दो लोगों के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, राइट? अगर किसी ने किसी को इंजरी कॉज कर दी है, किसी ने किसी का सिविल राइट हैम्पर कर दिया, तो वहां पे आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स आ जाते हैं, ओके। दूसरा रहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जनरली पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व ना करके सोसाइटी में पब्लिक पीस और पब्लिक ऑर्डर और मेंटेनेंस को इंश्योर करती है। सो जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर को लेके तो उनके बीच डिफरेंस है ही, लेकिन मेजर डिफरेंस उनके फंक्शंस को लेके हम समझ सकते हैं। सो फंक्शंस वो सेगमेंट है जो कि आपके सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 क्लॉज ए, सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 क्लॉज बी में आपको अच्छे से मेंशन करके दिया है। क्लॉज ए में आपको बताया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम क्या होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम होता है कि वो एप्रिशिएट करे एविडेंसेस को, शिफ्टिंग सॉरी एप्रिसिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंसेस। तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कोई एविडेंस को उन्हें एडमिट करना है, नहीं करना है, कोई एविडेंस को या किसी चीज को प्रूफ करने के लिए किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहने वाला है, दिस वी नो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट्स। तो हु इज गोइंग टू लुक इनटू दिस? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कभी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स आपके एविडेंसेस नहीं लेते हैं, ऑलवेज जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू टेक द एविडेंसेस, नॉट द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन जिससे कि किसी पर्सन को पेनल्टी या पनिशमेंट मिले, तो पेनल्टी और पनिशमेंट देने का पावर किसका है? हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट का है। पनिशमेंट वी नो सेक्शन नंबर 53 ऑफ आईपीसी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स आर देयर? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स, ओके। हालांकि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आईपीसी का सेगमेंट रहेगा, लेकिन हालांकि जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपने स्टेट जुडिशरी के पीवाईक्यूज जरूर देखना और उनके आंसर की चेक करना कि उस पर्टिकुलर एग्जाम के पीवाईक्यूज में आपके कंसर्न स्टेट अथॉरिटी, बी इट योर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और बी इट योर हाई कोर्ट, उन्होंने वहां पे आंसर को क्या मार्क किया। अगर उन्होंने 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट बोला है तो आप एग्जाम में 6 टाइप्स के मार्क करेंगे, और अगर उन्होंने पीवाईक्यूज में 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट को सही आंसर बताया है तो आप एग्जाम में 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट पे राइट मार्क करके आएंगे। ओके, क्लियर? बिकॉज अगर उन्होंने आपके एग्जाम की आंसर की में कॉन्ट्री मार्क किया तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट पॉइंट, डिटेंशन इन द कस्टडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। अगर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल पेंडिंग है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के पास पावर है कि वो पर्सन को डिटेन कर सकते हैं, किसमें? या तो पुलिस कस्टडी में या फिर जुडिशियल कस्टडी में, एज पर योर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। 167 सीआरपीसी में हम पढ़ते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है देन पुलिस ऑफिसर इज गोइंग टू गिव द रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट आस्किंग फॉर द जेसी और पीसी ऑफ द कंसर्न पर्सन, ओके। बात करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या क्या चीजें करते हैं, तो उनके फंक्शंस जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव इन नेचर होते हैं। आईएएस ऑफिसर्स के पावर्स हमको पता है, दे आर सेड टू बी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। उनके पावर्स क्या होते हैं? कोई लाइसेंस ग्रांट कर सकते हैं, कोई लाइसेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, कोई लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है, प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन करना या प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करना, ये सारा पावर किसका रहता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पावर रहता है। सो दिस अ स्मॉल डिफरेंस दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। हालांकि प्रोसिक्यूशन क्या है, उसका विड्रॉल कैसे होता है, ये सारी चीजें हम आने वाले सेगमेंट्स में पढ़ेंगे जब हम ट्रायल्स की बात करेंगे या फिर कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट्स की बात करेंगे, ओके। सो दैट वाज ऑल
इन दिस सेगमेंट। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जो आपके पार्ट पे चीज रहती है वो जनरली रहेगी एप्लीकेशन और नॉन एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ना, सेक्शन नंबर 4 को अच्छे से पढ़ना, सेक्शन नंबर 5 को अच्छे से पढ़ना। चाहे हम सेमेस्टर एग्जाम्स की बात करें या फिर हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस की बात करें, सेक्शन नंबर 3 से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको ये डिफरेंस पॉइंट से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, जहां पे ये आ सकता है कि सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 4 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के पावर क्या है और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के पावर क्या है। तो ये डिफरेंस आपकी टेबल में होना ही होना चाहिए। अगले सेगमेंट में हम ये पढ़ेंगे कि बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का डिफरेंस क्या है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है, एफआईआर एंड कंप्लेन में क्या डिफरेंस है, जज एंड मैजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ पढ़ने वाले हैं डेफिनेशंस। सो डेफिनेशन एक वो सेगमेंट रहेगा जहां से अब हम अलग अलग सेक्शंस को कनेक्ट करके एक साथ पढ़ेंगे। हम ज्यादा कहेंगे कि खिचड़ी इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि अननेसेसरी लिंकिंग और अननेसेसरी कनेक्शन ऑफ दिस सेक्शंस इज नॉट रिक्वायर्ड। आई विल बी कनेक्टिंग ओनली दो सेक्शंस इन माय क्लास जो कि प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको उस वक्त साथ साथ में बताते जाऊंगी कि अगर ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट मैंने कनेक्ट किया है तो ये प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या हमारे मेमोराइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मेमोराइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो छोटी सी ट्रिक हो सकती है, टिप हो सकती है, जो कि आपको एग्जाम में नहीं अपनानी है आंसर लिखते वक्त, बस रिकॉलिंग के लिए हो सकता है वो थोड़ी ईजी रह जाए। क्योंकि कई बार ऐसे सेक्शंस होंगे जो हम पढ़ेंगे, आई विल बी रिपीटिंग, आई विल बी रिकॉलिंग सर्टन पर्टिकुलर सेक्शंस और चैप्टर नंबर्स which might be irrelevant as a part of a procedure for that particular point, but that will be relevant for you to recall and memorize things। ऐसा नहीं कि पढ़ के छोड़ दिया, लेकिन वर्ड आया है तो वो सारी चीजों को हमें वापस रिकॉल करना है, स्कैन करना अपने दिमाग में। ऐसे ही चीजों का रिविजन होता है और हम चीजों को याद कर पाते हैं। बाकी ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी वन टू रिमेंबर 484 सेक्शंस, 511 सेक्शंस ऑफ आईपीसी। सो जितना ज्यादा हम कांस्टेंट कंसिस्टेंटली किसी चीज को याद करेंगे उतना इजी रह जाएगा हमारे लिए किसी भी चीज को रिकॉल करना या याद करना। So I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you. Thank you so much.